Now, I'm going to tell you about the topic hierarchy of laws. क्या होता है hierarchy? HIERARCHY, hierarchy of laws. Hierarchy क्या है? एक कंपनी में एक बॉस है, बॉस के नीचे कौन होगा? मैनेजर। मैनेजर के नीचे कौन होगा? असिस्टेंट मैनेजर। उसके नीचे कौन होगा? क्लर्क। और उसके नीचे कौन होगा? पियोन। ठीक है। उसी तरह से भारत में लॉज के अंदर हायरार्की है। देयर इज अ हायरार्की ऑफ लॉज। सबसे ऊपर है सुप्रीम लॉ, और भारत का सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हर लॉ को इसके हिसाब से ही ऑपरेट करना है। इफ एनी लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट विच इज इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस लॉ को, मान लो कोई लॉ बना है जिसका नाम है XYZ, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई बातों के खिलाफ है, तो इससे होगा क्या? वो वाला लॉ जो है, जो नया लॉ बना है, ठीक है, उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बात कहां लिखी है? अंडर आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में ये बात लिखी है। इसे हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। कि अगर कोई रूल बनाया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, कोई बाई लॉ बनाया जाता है, ठीक है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी कर रहा है, ठीक है, वॉयलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस लॉ, उस रूल को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से पंगा नहीं लिया जाता। दैट इज सुप्रीम लॉ। अब इसके नीचे लॉज आ जाते हैं, बाकी ऑर्डिनरी लॉज। अब ऑर्डिनरी लॉज के अंदर भी एक हायरार्की है, और वो क्या है? वो टू फोल्ड हायरार्की है। ये टू फोल्ड हायरार्की क्या है? ठीक है, यानी ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। क्या? कि सब्सटांटिव लॉ जब भी सब्सटांटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बीच में लड़ाई हो जाएगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, तो सब्सटांटिव लॉ प्रिवेल करेगा किस पर? प्रोसीजरल लॉ पे। प्रोसीजरल लॉ डाउन, सब्सटांटिव लॉ अप। यानी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सब्सटांटिव लॉ। दूसरा, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। हमेशा ही स्पेशल लॉ ऊपर होता है और वो प्रिवेल करता है, प्रिवेल ओवर करता है। किसके ऊपर प्रिवेल करता है? किसके ऊपर प्रिवेल करता है? जनरल लॉ। स्पेशल किसी चीज के लिए अगर कोई कानून बना दिया तो वो प्रिवेल करेगा, ना कि उससे पहले वाला जनरल लॉ। समझ में आया? तो पहली हायरार्की क्या होगी? लॉ के ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अबव लॉ। और लॉज के अंदर क्या है? सब्सट्रैक्टिव लॉ इज अबव प्रोसीजर लॉ, और स्पेशल लॉ इज अबव जनरल लॉ। इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं। अब मैं टर्म समझाना चाहूंगा कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। मैं पहले आप लोगों से पूछूंगा कि मैंने पहले अपने एक लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। मुझे बताएगी खुशलीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। खुशलीन जवाब दे। डू यू नो खुशलीन? हरसिमरन आप बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ? पता है आपको? यस सर। बोलो, जवाब दो। Sir, substantive law establishes the right and obligations. परफेक्ट। सब्सटैंटिव लॉ establishes यानी give birth to, establishes rights and liabilities। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया इसने हरसिमरन। और उसके बाद अगला बताएं। Sir, it establishes the legal rules.
by which a substance is गलती created. कर दी। चलो बताओ, मुस्कान बताएगी प्रोसीजर लॉ कौन से लॉ होते हैं। सोनम सर आप, एडजेक्टिव लॉ। हाँ, प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ एक ही बात होती है, मगर मीनिंग तो बताओ ना। प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ एक ही चीज के दो नाम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड एडजेक्टिव लॉ। जैसे कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो हमेशा सर किसी which hears and determines. इट Which hears and determines. determines procedure. Procedural law determines procedure for enforcement of, procedure for enforcement of, जो ऊपर राइट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही है वो, ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, ये डिफरेंस है किसके बीच में, सब्सटेंटिव लॉ के बीच में और प्रोसीजरल लॉ के बीच में। राय आपके अधिकार क्या है ये कौन बताएगा, सब्सटेंटिव लॉ। और अगर आपका अधिकार आपसे कोई छीन रहा है तो आप कोर्ट जाएंगे तो आपका क्या प्रोसीजर है कि आपको आपके अधिकार की चीज मिलेगी और उस बंदे को लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी। राइट्स एनफोर्स होते हैं, समझ में आया, लाइबिलिटी का डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी का प्रोसीजर और एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स का प्रोसीजर कौन डिटरमिन करेगा, प्रोसीजर लॉ। ठीक है, और अच्छे से डिटेल में मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, करणदीप सुनाई दे रहा है? यस सर। करणदीप, फेवरेट कार कौन सी है आपकी, बोलो कौन सी कार फेवरेट है? सर जी वैगन। मैं कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है? जी वैगन सर। वैगनार, जी वैगन, जी वैगन। मर्सिडीज जी वैगन। मुझे तो पता ही नहीं जी वैगन नाम की कार होती है। जी वैगन, यही बोला ना आपने? चलो वैगनार मान लो, Yes, कोई sir. तो एग्जांपल ही देना है। ठीक है, अब करणदीप के पास जी वैगन या जी वैगनार जो भी गाड़ी है वो है, ठीक है जी। और मुझे वो कार पसंद आ गई और मैंने कहा बताओ कितने पैसे, इसने बोला मैं लूंगा इसके 20 लाख। ठीक है, मैंने कहा डन और यस बोल दिया। अब जो मैंने इसे जो बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, आप मुझे बताओ आप इसके लिए कितना प्राइस मांग रहे हो, ये क्या है? क्या ये ऑफर है? आंसर इज नो। फिर ये क्या है? ठीक है, ये सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है, मैं इनवाइट कर रहा हूं, इनविटेशन टू ऑफर। फिर इसके बाद करणदीप ने ऑफर दी, ठीक है, और या फिर प्रपोजल वर्ड भी कहा जा सकता है। इसने प्रपोजल दिया कि अगर आप मुझे इसके 20 लाख रुपए दे दोगे, वो भी एक बार में, ठीक है, तो इस महीने की 31 मई को मैं आपको अपनी कार दे दूंगा। आई एम रेडी टू गिव यू माई कार फॉर 20 लाख प्रोवाइडेड यू गिव मी पेमेंट बिफोर 31 मई। और मैंने बोल दिया यस। जो बात करण ने बोली वो ऑफर है, वो ऑफर दिया है। अब इसने मुझे, मैंने दिया था इन्विटेशन टू ऑफर कि कितने की बेचोगे, कितने की बेचोगे, ये है इन्विटेशन टू ऑफर। और जो इसने बोला कि मैं आपको 20 लाख में कार दे दूंगा अगर आप 31 मई से पहले मुझे 20 लाख रुपए दे दोगे। अब बताओ आपकी यस है नो। और फिर मैंने बोल दिया आगे से यस आई एम रेडी। तो जो मैंने बोला वो क्या है, वो है एक्सेप्टेंस। मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। और अगर एक प्रपोजल को आगे से मिल जाए एक्सेप्टेंस, तो बताओ इसको क्या कहते हैं, क्या बन गया? मुस्कान, सोनम, क्या बन गया? सर डील। तो आपको जो जवाब देना है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जवाब देना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872, ये सब आपको करवा रखा है मैंने। 2B 2E 2H याद आया? 2B 2E 2H याद आया? अब बताओ 2B, सेक्शन 2B क्या कहता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनता है? सर प्रॉमिस। promise. प्रॉमिस, ये बन गया प्रॉमिस। फिर उसके बाद जब इसी प्रॉमिस में डैश ऐड हो जाए तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। Sir, consideration. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, कंसिडरेशन। और ये बात कहां लिखी है, कौन सा सेक्शन है? 2E. फिर उसके बाद अगर एक एग्रीमेंट में डैश ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। बताओ इस डैश में क्या आएगा? टेस्ट चल रहा है ये आपका, तो ये सब पढ़ाया हुआ, रिवीजन हो रही है। एग्रीमेंट में क्या ऐड करने पर वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट? जल्दी बोलो। इनफोर्सिबिलिटी। यस, बिल्कुल सही जवाब, एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, कि लीगली अगर वो एनफोर्सिएबल है, या फिर एनफोर्सिबिलिटी बाय कोर्ट्स, कुछ भी कह लो एक ही बात है, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और ये बात किस सेक्शन में लिखा है? कारण आप बोलो 2H. 2H। ये है सेक्शन 2B 2E 2H। 2B कहता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, और 2E कहता है प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, 2H कहता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है इनका फंडा। और आगे चलते हैं। अब आज के टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जो आज का टॉपिक है वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं इसमें से, और ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इवन की डॉक्टर अंजलि गोयल, माय वाइफ, जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक भी ऑथर की है, वो वाली बुक जो कि लीगल स्टडीज की बुक है, क्लियर? तो शी इज वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ दैट बुक। एंड मेन बात ये है कि शी हैज डन पीएचडी ऑन दिस टॉपिक, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। चलते आगे। आज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर ही आपका पैसेज है। क्लैट में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ओके? ये देखिए, दी सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे। करणदीप आप पढ़ोगे? करणदीप पढ़ो यहां से। The Supreme Court on Thursday ordered political parties to publish entire criminal history of their candidates for Assembly and Lok Sabha elections, along with the reasons that goaded them to feel suspected criminals over decent people. The information should be published in a local as well as a national newspaper, as well as the party's social media handles. It should mandatorily मैंडेटरी वर्ड से बना है, मैंडेटरीली। मैंडेटरी, it should mandatorily be क्या होता है published. मैंडेटरी? मैंडेटरली क्या होता है? मैंडेटरली क्या होता है? मैंडेटरली क्या होता है? Regular, यानी जरूरी regularly है। मैंडेटरली यानी कानूनन जरूरी है। आगे पढ़ो। be published either within 48 hours of the selection of candidates or less than 2 weeks before the first date of filing of nomination, whichever is earlier. A bench led by Justice Rohinton F. Nariman
in the judgment ordered political parties to submit compliance reports with the Election Commission of India within 72 hours or risk contempt of court action. अब बताओ यहाँ The तक का judgment क्या समझ में आया? करणदीप, स्पीक इन इंग्लिश एंड टेल मी व्हाट हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर. बोल सकते हो? सारे पढ़ लो अच्छे से. किसी को भी एकदम से बोलूंगा, बताओ क्या पढ़ा अभी तक. What is the news all about? Let some new students speak. Okay? जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है. और ऐसा बच्चा कौन है? चलो, कोमलप्रीत, क्या समझ में आया अभी तक? सारे का हिंदी पंजाबी कुछ भी समझाओ मुझे, क्या समझ में निकला? मुस्कान, क्या समझ में आया अभी तक? बोलिए. खुशलीन, बताओ क्या समझ में आया? हरसिमरन, क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बोलिए क्या समझ. यश बेनीवाल, यस सर. बोलो क्या समझ में आया इस पैराग्राफ में? कितना आसान है यार. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला दिया कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिश करना होगा कि वो जिन कैंडिडेट्स को प्लॉट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़वा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, सेंटर का, या स्टेट का हो, विधानसभा का इलेक्शन, तो सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल दोनों पार्टीज के ऊपर ये निर्णय मैंडेटरी हो गया. क्या कि उन्हें क्या करना पड़ेगा? पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी हाउस को. ओके, पब्लिश द एंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ देयर कैंडिडेट्स फॉर असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस, यानी सेंटर के इलेक्शंस भी, स्टेट के इलेक्शंस भी, ठीक है. और साथ ही साथ कारण बताने होंगे कि अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है इस कैंडिडेट की, तो वो क्या कारण है कि उन्होंने डिसेंट लोगों को छोड़ के सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को टिकट दी है और इलेक्शन लड़वा. ओके, फिर ना सिर्फ इतना, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री को पब्लिश भी किया जाएगा. कहां पर? लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल. सोशल मीडिया ये मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं है, यानी माननी ही पड़ेगी. और फिर इसको कितने समय के अंदर अंदर पब्लिश करना है मैं नहीं बताता, आप बताओ. करणदीप, कितने टाइम के अंदर क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द कैंडिडेट्स have to be what? Have to be made public. Have to made public. बताओ करणदीप. 48 hours or the selection candidate for less than 2 weeks. और लेस देन, जैसे नामांकन Less than 2 की, weeks before filling the nomination paper. कहते हैं नामांकन भरने की, यानी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट्स हैं कि 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में, तो 25 तारीख से ही पीरियड काउंट हो जाता है. ओके जी. within 48 hours of the selection of candidates or less than 2 weeks before the first date for filing of name. तो जिस दिन से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं उससे पहले के 2 हफ्ते, या फिर विदिन 48 आवर्स जब सेलेक्ट किया उसके बाद के 48 घंटे, विच एवर इज अर्लियर. ओके, देन इसे एग्जांपल बताने की जरूरत तो नहीं. 48 आवर्स और एक दूसरी बात क्या है? 2 वीक्स, लेस देन 2 वीक्स. और आगे चलते हैं. जजमेंट इज एप्लीकेबल टू पार्टीज बोथ इन सेंटर एंड स्टेट. कौन कौन इसमें थे? ठीक है, जजेस कौन थे? ठीक है,
एक तो आपको पता चली गया, अ बेंच लेड बाय जस्टिसेस रोहिंटन एफ नारिमन, ठीक है। तो एक तो ये हो गए और ये हेड थे बेंच के, ओके। और इसमें रविंद्र भट्ट, जस्टिस रविंद्र भट्ट थे, एस रविंद्र भट्ट, ओके। नेक्स्ट, कोर्ट ने ये क्यों कहा? क्योंकि एक अलार्म बज पड़ा है समझो समाज में, किस चीज का? अनइम्पेडेड राइज ऑफ क्रिमिनल्स, कि अब क्रिमिनल ज्यादा हो गए राजनीति में। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हीनस चार्जेस लाइक रेप, मर्डर, encroaching into the country's political and electoral census. Okay, then the published information on the criminal antecedents of a candidate should be detailed and include the nature of their offense. जो आप ये बताएंगे वो किस किस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है वहां पर, ठीक है जी। कई बातों का ध्यान रखना होगा, ओके। ये पहले तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। देन इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ देयर ऑफेंस, ऑफेंस की नेचर क्या थी, चार्जेस क्या फ्रेम हुए, ठीक है जी। द कोर्ट कंसर्न, कौन सी कोर्ट में फैसला हुआ, और केस नंबर, ओके। देन political parties should explain to the public through their published material how the qualifications or achievements or merit of a candidate charged with the crime impressed it enough to cast aside the smear of his criminal background. इसका क्या मतलब है? ठीक है, जो राजनीतिक पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज है, ओके। उसको समझाना पड़ेगा जनता को, ठीक है, फ्रॉम देयर पब्लिश्ड मटेरियल, जो भी उनका मटेरियल है उसमें से, हाउ द क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स ऑफ और मेरिट ऑफ अ कैंडिडेट चेंज्ड विद द टाइम, क्या समय के साथ बदला जा सकता है, impressive enough to cast aside the smear of his criminal background. Next, a party would have to give reasons to the voter that it was not the candidate's mere winnability at the polls which guided his decision to give him ticket to contest elections. जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रीजंस बताने होंगे वोटर्स को, ठीक है जी, दैट इट वाज नॉट द कैंडिडेट्स mere winnability। सिर्फ हम ये नहीं देखते कौन जीत सकता है, हमें डिसेंट कैंडिडेट्स भी चाहिए, ओके। और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पैरा, it appears that over the last 4 general elections, there has been an alarming increase in the incidence of criminals in politics. In 2004, 24% of the members of parliament had criminal cases pending against them. In 2009, that went up to 30%, in 2014 to 34%, and in 2019 as many as 43% of MPs had criminal cases pending against them, Justice Nariman wrote. ये समझ में आ गया। The 4-page judgment was based on a contempt petition. कितने ज्यादा क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं हमारी किसमें, विधायिका में, लेजिस्लेचर में। अलार्मिंग इंक्रीज हुआ है। 2004 में 24% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, 2009 में 30%, 14 में 34, 2019 में 43% एमपीज पर क्रिमिनल केसेस थे। नेक्स्ट, Petition filed by advocate Ashwini Upadhyay about the general disregard shown by political parties to a 2018 Constitution Bench judgment, Public Interest Foundation v. Union of India, to publish the criminal details of their candidates in their respective websites and print as well as electronic media for public awareness. In this judgment, 2018, this court was cognizant of the increasing criminalization of politics in India and the lack of information about such criminalization among the citizenry, Justice Nariman observed. आप समझिए,
4 पेज की जजमेंट आई, ठीक है, जो किस पर आधारित थी? वो आधारित थी एक कंटेम्प्ट पिटीशन पर। अब ये कंटेम्प्ट पिटीशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कंटेम्प्ट पिटीशन क्या होता है? देखिए, जैसे कि कोर्ट की अवमानना, अगर किसी आदमी ने कोर्ट की अवमानना किया, उसके आदेशों का पालन नहीं किया है, या फिर वहां के जजेस के बारे में बुरा बोला है, या फिर कोर्ट रूम में ही जज को नीचे दिखाया है, जैसे जॉली एलबी मूवी में वो जूता मारता है जज की तरफ, ठीक है जी। तो इट अपीयर्स दैट बहुत ज्यादा अब बढ़ गए हैं क्रिमिनल्स हमारी राजनीति में। 4 पेज की जजमेंट आई जो कि कंटेम्प्ट पिटीशन थी। अगर कोर्ट के आदेशों को ना माने तो कौन सी पिटीशन लगती है? कंटेम्प्ट पिटीशन। किसने फाइल की? एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, ठीक है जी। और किस चीज के बारे में थी? अबाउट द जनरल डिसरिगार्ड शोन बाय पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड 2018 इलेक्शन। 2018 के इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो किए वो पूरे नहीं किए हैं, ठीक है, जनरल डिसरिगार्ड हो गया उसका। और इस बेंच में, ठीक है जी, ये हमने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। तो ये सीबी क्या होता है? सीबी और डीबी दो तरह की जजमेंट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट में, सीबी का और डीबी। डीबी में टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मिनिमम बैठते हैं। और सीबी में मिनिमम कितने बैठते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मिनिमम कितने जजेस बैठेंगे? 5। पेपर में क्वेश्चन आता है ये। सीबी में कम से कम 5 जज, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में और डिवीजन बेंच में कम से कम 2 जज बैठते हैं। ओके, समझ में आया? जो केस डाला गया उसका नाम क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, और कोर्ट ने कहा, ठीक है, to publish the criminal details of their candidates in the respective websites and print as well as electronic media, ठीक है जी। ये 2018 की जजमेंट है। ओके, अब ये वर्ड आया कॉग्निजेंट। अब आप बताओगे कॉग्निजेंट क्या होता है? मैंने ये भी करवा रखा है आपको कॉग्निजेंट। मुस्कान, आपको बताया हुआ मैंने कॉग्निजेंस क्या होता है। फिर उसका मैं एक और वर्ड अच्छा मैं निकाला था अभी, ठीक है, उसका मतलब देखूंगा, पूछूंगा आपसे। बताओ जी, कॉग्निजेंट वर्ड का क्या मतलब है? बोलिए, व्हाट इज कॉग्निजेंस? नहीं पता? एनीबडी? कोई भी जवाब दे। सोनम, समझो कॉग्निजेंस वर्ड का क्या मतलब है, पहले तो वो पता होना चाहिए। कॉग्निजेंस का मतलब है अराउजिंग जुडिशियल नोटिस। अराउजिंग जुडिशियल नोटिस। एक जुडिशियल ऑफिसर जो है वो क्या करता है? कुछ गलत हुआ, फिर पुलिस रिपोर्ट को देखकर या किसी गुप्त आदमी से सूचना पाकर अगर किसी तरह से पता चलता है कि कुछ इलीगल हुआ है तो वो एक्शन लेने की ताकत रखता है। तो इसलिए अगर उसने जरा सा भी एक्शन ले लिया, इसका तो स्टार्ट हो गई कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस ले लिया उसने। कॉग्निजेंस जनरली होता क्या है? जब कोर्ट सम्मन इशू करती है या जब कोर्ट वारंट इशू करती है, उसे हम क्या कहते हैं कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली। सम्मन और वारंट में क्या फर्क होता है? जल्दी बताओ, सम्मन और वारंट में क्या फर्क होता है? सम्मन जो है उसमें हम सम्मन, बोलिए। सर जैसे सम्मन में एक तरह की वार्निंग दी जाती है पहले कि आपको यहाँ पे पेश होना, जैसे, और वारंट में ऐसे होता है कि उनकी अथॉरिटी, मतलब उनके पास परमिशन होती है उन्हें अरेस्ट करने की। चलो, सम्मन में एक आदमी को बोलते हैं तुम इतने बजे कोर्ट में आओ।
वारंट में कहते हैं पुलिस को जाओ से पकड़ के लाओ, इतने बजे कोर्ट में लेके आओ, इतनी इस डेट को, बस ये फर्क है। सम्मन में एक आदमी को, एक्यूज को खुद को कहा जाता है कि आप कोर्ट में पेश हो। सम्मन केस, अगर वो बड़ा केस है तो डायरेक्टली वारंट निकाले जा सकते हैं और फिर ऑर्डर दिया जा सकता है किसको ऑर्डर करेंगे, पुलिस ऑफिसर को, कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। वो है क्या चीज है वो, वारंट। वारंट इज addressed to police, someone is addressed to the person who has to be present in the court. अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। इसको पढ़ेगी हरसिमरन, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18। Sir, question number 18. हाँ जी पढ़िए। One of the parties named CJP, which is one of the most dominant parties in the present context, gave seat to one Mr. Dogra from the upcoming assembly elections in the state. The party, following the guidelines of the Supreme Court on criminals in politics, became the first to present the criminal details about their representative, Mr. Dogra, in the local newspaper named Hamara Samachar, and also in their social media handles. The party was highly praised by the national public. Are the public missing on something? Answer based on the passage. पहले तो आप जवाब दो, इज द पॉलिटिकल पार्टी मिसिंग समवेयर? करण जवाब देगा। 2 जगह पब्लिश कर दिया, सोशल मीडिया हैंडल पर और लोकल न्यूज़पेपर में, और लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि देखो कितना सच बोलने वाली पार्टी है। अब बताओ क्या पार्टी कहीं गलत है या कहीं पर भी गलत नहीं है? जल्दी बताओ कौन जवाब देगा। सर इसका आंसर बी है। क्यों बी कैसे है? सर क्योंकि उन्होंने कहा था कि नेशनल न्यूज़पेपर पे भी अपनी पब्लिश करवाना है। हाँ, नेशनल उसने नहीं किया। कौन किसने बोला ये जवाब? सर कोमलप्रीत। कौन कहता है कोमल सही है? बोलो यस कि नो। कोमल सही है या गलत है? यस या नो चैट में लिखो, चैट में लिखो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। कोमल का जवाब बिल्कुल सही है, आंसर है बी बॉम्बे। ओके, अब चलते हैं 19 पर। सॉरी बीच में आवाज गायब हो गई। नेक्स्ट 19 पढ़िए कोमल पढ़ेगी। Start. One of the parties selected an influential personality as their Lok Sabha candidate on 10 Feb 2019. The first date for filling of nomination was 28th Feb 2019. However, till 12th Feb 2019, the party was not aware of the decision of the Supreme Court on the criminals in politics, which though was declared 13 being a Sunday. They were not able to do so. However, they filled information about him on 14. Can they do so on the said date based on the passage answer? 14 तारीख को इंफॉर्मेशन दी है। ओके, पहली बात। और फर्स्ट डेट ऑफ फाइलिंग क्या थी? 28/2। 28/2 को फॉर्म भरने की पहली तारीख थी, और हमारे पैसेज के हिसाब से कंडीशन